अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस चीज़ें कवर की हैं उसमें कोई क्वेश्चंस आप लोगों को? बफर का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया है? मैम मैंने देखा है, मुझे प्रॉब्लम में एक दो जो आपने एग्जांपल्स करवाई थी वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जी पूछिए। मैम एग्जांपल नंबर 1 में आपने जो हमें सॉल्यूशन करवाया था उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला था वो pH इज इक्वल्स टू pKa माइनस लॉग और फिर बेस ओवर एसिड जो हम लिख रहे थे वो था। मैम यहाँ पे माइनस लॉग हमने क्यों पुट किया, मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था उसमें तो प्लस लॉग आता है। जो हमने एक जितनी भी सॉल्यूशन किए वहाँ पे प्लस लॉग है। अच्छा, जो एग्जाम्पल नंबर 1 की आप बात कर रही हो ना? जी मैम, और मैम इससे पहले भी हमने इनफैक्ट जो अपनी इक्वेशन डिराइव की थी ना उसमें भी हमने पीएच के लिए हमेशा pKa प्लस लॉग ऐड किया था, मतलब चाहे वो एसिड के लिए हम यूज कर रहे थे चाहे हम बेस के लिए कर रहे थे। जी लेकिन जी यहाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो है ना नेगेटिव लिखा हुआ है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर आप उसको देखो, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ ताकि आप ओके। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 है, जी ठीक है। अच्छा, जब हमने फॉर्मूला लिखा है तो हमने क्या लिखा है? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ दिस रेशियो, राइट? अच्छा, जब आप इसका लॉग लेंगे ना 0.225 का, सबसे पहले आप क्या करेंगे? 0.225 को डिवाइड करेंगे 1 से और उसके बाद आप उसका लॉग लेंगे। अब आप इसका लॉग चेक कर लें। (0.225) का जो लॉग है उसकी वैल्यू है -0.6478, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला में क्योंकि प्लस साइन है बट लॉग की वैल्यू क्योंकि माइनस में आई है तो वो जब ओपन होगा ब्रैकेट तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, दैट इज वाई हमने उसको वहां पे माइनस किया। ठीक है मैम, वो एक्चुअली मैंने फॉर्मूला में यहाँ पे नेगेटिव लिखा था तो वो मुझे समझ नहीं आया था कि हमने माइनस की साइन वहाँ पे क्यों पुट की। अच्छा मैम, एक और एग्जाम्पल नंबर 3 में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मुझे। जी प्रॉब्लम नंबर जो थी उसमें मैम हमारे पास ये जो एंटी लॉग आपने प्लेस किया है ना दोनों साइड्स पे, आप प्लीज वो मुझे स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दें। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मेरे पास इस वक्त कोई व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से ऑनवर्ड्स कह रही हैं आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, राइट? जी मैम, एंटी लॉग कैसे मतलब ये अगर हम लोग दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंटी लॉग हम 0.323 के साथ भी लगाएं और 0.66 के साथ भी लगाएं, तो मैम यहाँ पे 0.323 की एंटी लॉग वैल्यू कुछ और नहीं आएगी? अच्छा, यहाँ पे आप ये देखो कि आपने करना क्या है। जब हम लॉग या एंटी लॉग लेते हैं ना तो सबसे पहले हम उसका रेशियो लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइड साइन कम्स फर्स्ट। मैंने जब लेक्चर दिया था उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है तो उसके बाद आप फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर आपके पास लॉग 0.323 डिवाइड बाय लॉग 0.2187 लिखा होता ना, अगर दोनों वैल्यूज के साथ इंडिविजुअली अगर लॉग लिखा हुआ होता, दैट वुड मीन कि इन दोनों की लॉग की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास डायरेक्टली एक फ्रैक्शन लिखी हुई है और उसके साथ एक सिंगल लॉग या एंटी लॉग लिखा हुआ है तो आप पहले उसको डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट यू विल टेक लॉग और एंटी लॉग, ठीक है। सबसे पहली चीज ये बट होगी। मैम ये जो 0.66 आया है ये तो इसका एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास 0.2187 आया था ना? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, देखो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, इस इक्वेशन को देखो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इसकी, डिनोमिनेटर की, राइट। सबसे ठीक पहले है। हम इसको फ्री करेंगे, ये वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी नाउ जी, ये तो समझ आ गया। log is equal to log of 0.323 divided by ammonium ion concentration is equal to minus 0.66, ठीक है। अभी तक हमने एंटी लॉग नहीं लिया है, राइट। जी जी अब जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये क्योंकि ये वाला एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एंटी हम्म लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी?
0.2187। यहाँ तक भी क्लियर है? अब हमारे जी पास जी next क्या आ गया? अब ये वाला लॉग खत्म हो गया। आफ्टर टेकिंग एंटी लॉग वी हैव 0.323 डिवाइड बाय अमोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.2187, राइट? ठीक। जब फिर हम मैम इसको इनको डिवाइड करने के बाद इनका लॉग लिया आपने? जी, फिर जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं एक मिनट, आप इसको दोबारा सही से समझो। हमारे जी पास ये जी। वाली इक्वेशन है, इसको आप भूल जाओ, जो बीच में लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यू जस्ट हैव दिस log of 0.323 डिवाइड बाय अमोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -0.66। ठीक है? जब हम एंटी ठीक है। लॉग लेंगे दिस log वुड बी कैंसिल्ड, और यहाँ पे 0.66 के साथ आपके साथ क्या आ जाएगा? एंटी लॉग। एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 0.323 डिवाइड बाय अमोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.2187। करेक्ट? ठीक है। अच्छा, जी जी। अब जब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2187 नीचे चला जाएगा और अमोनियम आयन कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी, और उसको जब आपने डिवाइड किया तो यू विल हैव 1.48। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है? क्लियर जी। हुआ? जी जी, ये क्लियर हो गया। मैम एक चीज और लास्ट पूछनी थी आपसे कि हम्म। हमने ये जो डिसोसिएट किए हैं चीजें, मतलब आइंस के अंदर अपना डिसोसिएशन किए, मैम ये हमें मतलब क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली गिवन नहीं है, हमें खुद ही डिसोसिएट करनी है कि हमें मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस में डिसोसिएट हो हम्म। रही है। मैम इसको रिकॉग्नाइज करने का कोई वे है या फिर ऐसे ही अच्छा, मतलब हम लोगों ने किया? अगर आपको अपना बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री, जब आपने केमिकल फॉर्मूले लिखने सीखे होंगे ना, उस तक के लेसन्स याद हो तो आपको ये पता होगा जी जी कि मैम, वो तो ठीक है, लेकिन मोल्स अगर हम चेंज करना चाहें, मतलब लाइक मोल हमारे पास, हमें नहीं पता कि 1 मोल के जरिए हमें 2 जो है प्रोडक्ट में मिल रहे हैं मोल्स, या फिर इस तरीके ये से जो कुछ। 1 और 2 मोल वाली इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको मिलती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ठीक है? अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला भी गिवन है। ठीक है? और अमोनियम सल्फेट जब डिसोसिएट होगा तो वो दो आयंस में डिसोसिएट होगा, अमोनियम आयन में और सल्फेट आयन में। आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। जब वो इक्वेशन बैलेंस होगी तो यहाँ पे जो भी नंबर्स होते हैं ना, ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 1 मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनियम आयन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ये मतलब कि मैम सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये सॉल्व करें? एग्जैक्टली आपको इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए, ओनली देन यू विल नो कि कितने मोल कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। करें। ठीक है? ठीक है मैम। एनी मोर क्वेश्चंस? नो नो। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? मैम ये एंटीलॉग जो हमने 10 की पावर -2.6 वाले जो एग्जाम्पल 1 थी उसमें आपने लगाया था, जी उसमें जी। तो हमने इजीली एंटीलॉग निकाल लिया, लेकिन बाकी में किस तरह निकलेगा? सॉरी, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। मतलब किस तरह से निकलेगा क्या? मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरा निकल नहीं रहा एंटीलॉग। बेटा कैलकुलेटर से कर रहे थे या साइंटिफिक कैलकुलेटर से? जी जी अच्छा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो आप, जहाँ पे आपके पास लॉग लिखा हुआ होता है ना, जी। आप सबसे पहले वहाँ पे शिफ्ट दबा के इसका साइन की एंट्री करोगे, और उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एंटी लॉग लिया है 0.25 का, सही। तो 0.25 का एंटी लॉग आ रहा है 1.778। आपका नहीं आ रहा? आ गया अब आ गया। आ पहले गया? मैं शिफ्ट नहीं दबा रही थी शायद। ओके, समझ में आ गया कि किसी को कैलकुलेटर जी जी यूजेज जी। में कोई इशू आ रहा है तो आप लोग मुझे अलग से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी उसका। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, बफर का जो हमने टॉपिक कवर कर लिया है, उसमें जो चीज़ें मुझे वीडियो लेक्चर में कवर करवानी थी वो मैंने आपको कवर करवा दी हैं। अब सिर्फ हमारे पास उसके न्यूमेरिकल रह गए। न्यूमेरिकल के लिए मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं आज एलएमएस पे, और 1 वीक का टाइम है अगेन आपके पास, उसको आपने कंप्लीट करके सबमिट कराना है। अगर उसके सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो इसी वीक में मैं इंशाल्लाह एक और इंटरेक्टिव सेशन रख लूंगी, तो आप उसमें उसके क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? बट अगेन जिस तरह से अभी प्रीवियस आपने एक्टिविटी की थी उसी की तरह आपने ये करना है
कि मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, आपने जो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है उसकी मैं आपको करेक्शन करके दूंगी, ठीक है। जो मैंने आपको चीजें समझा दी हैं उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 है वो आप सब लोगों ने अपलोड कर दी है, किसी को अपलोडिंग में कोई इशू तो नहीं आ रहा? नो मैम। Okay. So now we are going to move on to our next topic, which is trigonometric analysis. So trigonometric analysis भी हम इसी फिलहाल कुछ चीजें मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी और कुछ चीजें हम इसी बुक से कवर कर रहे हैं जिससे हमने बफर का टॉपिक किया था, ठीक है, डेविड जी वॉटसन की बुक से। So सबसे पहले टाइट्रेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट टाइट्रेशन? टाइट्रेशन क्या होती है, एनीवन? आप में से किसी को भी नहीं पता टाइट्रेशन क्या होती है? लेट मी आस्क माई सेल्फ। मैम चीजों का आपस में मिक्सर होना। ओके, जब हम टाइट्रेशन की बात करते हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस जिसमें आपको दो सॉल्यूशन का रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसमें से एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता होती है और एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको नहीं पता होती, ठीक है। most of the time you are using a burette and a conical flask for that, और burette में आपके पास आम तौर पे known concentration होती है और conical flask में आपके पास unknown concentration या analyte होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस को, we can define it like it is a quantitative chemical analysis in which volume of known concentration reacts with measured volume of unknown concentration, ठीक है। मैंने अभी कहा कि आम तौर पे नोन कंसंट्रेशन इज जनरली प्लेस्ड इन द ब्यूरेट, बट ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स हम लैब में इस चीज़ को कवर करेंगे कि इन व्हाट केसेस वी प्लेस द अननोन रिएजेंट इन द ब्यूरेट, क्योंकि देखिए जब आप आमतौर पे जब आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी ड्रग का, तो वो जो ड्रग होती है वो आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, राइट। और ब्यूरेट में क्योंकि आपको एक बहुत लार्ज वॉल्यूम प्लेस करना होता है, सो वी प्रेफर कि आपका जो एनालाइट है जो कि लिमिटेड अमाउंट में आपके पास अवेलेबल है, आप उसको लिमिटेड नॉन वॉल्यूम में ले लें और अपने कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस कर लें, ठीक है। और ब्यूरेट में आप किस चीज़ को आमतौर पर प्लेस करते हैं? जिसका वॉल्यूम आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो और आपको उसका वॉल्यूम अननोन हो, राइट। अच्छा, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस के हवाले से कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन। आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आपके वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसकी प्योरिटी जो है वो वेल डिफाइंड होती है, वो मॉइस्चर से या एटमॉस्फेयर से चेंज नहीं होती, ठीक है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको यूज से पहले आपको उनकी कंसंट्रेशन पता होती है। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो उसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम है कि आपने 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया है, लेकिन जब आप उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसकी कंसंट्रेशन उससे डिफरेंट मिलती है जितने का आपने सोल्यूशन बनाया होता है। उसका रीजन ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि मिनरल एसिड है और उसकी प्योरिटी जो है वो ठीक है, उसके अंदर हमें गिवन होता है कि 37% प्योरिटी है, बट वो इतनी कंफर्म नहीं होती। इट चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ भी चेंजेस उसमें आते हैं और एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से भी उसकी प्योरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। So whenever we are dealing with a secondary standard solution, we need to standardize it first and then we use it for the analysis, right? Okay. Next we have titrant. Titrant हम आमतौर पे उस reagent को कहते हैं जो आपका ब्यूरेट में होता है, but that titrant is basically any reagent which its concentration is known, ठीक है। एंड टाइट्रेंट आपका क्या है? टाइट्रेंट को आप एनालाइट भी कह सकते हैं। जो भी चीज जिसकी आप टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टाइट्रेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस पॉइंट
और theoretical और stoichiometric endpoint. ये क्या होता है? Anyone? Equivalence point या end point क्या होता है? टाइट्रेशन परफॉर्म किया आप लोगों ने? मैम जब कलर चेंज हो जाता है। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट इसका कॉन्सेप्ट होता है. इक्विवेलेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट जब आपका टाइट्रेंट और टाइट्रेंट दोनों जो है वो इक्वल कंसेंट्रेशन में कॉनिकल फ्लास्क में आ जाए. ठीक है. और एंड पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहां पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया हो और उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आप के जो सॉल्यूशन है उसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंज आया हो. फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो एसिड और बेस के रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर. वंस योर रिएक्शन इज कंप्लीटेड दैट इंडिकेट्स दैट इट्स नाउ द एंड पॉइंट. अच्छा, अब जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. अब यहाँ पे आपके पास बुक में पेज 58 आई थिंक, नो सॉरी पेज 49 पे आपके पास एक बॉक्स की फॉर्म में कुछ चीजें दी हुई हैं विच आर इम्पोर्टेंट. आप उसको रीड करेंगे एंड उससे काफी सारे क्वेश्चंस या एमसीक्यूज निकल सकते हैं. सो उसको आप ठीक तरीके से रीड करिएगा पेज 49 और पेज 50 पे. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन. An analyte is chemically reacted with a standard solution of a reagent of precisely known concentration. हमने ऑलरेडी ये बात कर ली कि टाइट्रेशन में क्या हो रहा है कि एक अननोन कंसंट्रेशन है और एक नोन कंसंट्रेशन है which are reacting with each other or with a concentration that can be precisely determined. अच्छा, यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि with the standard solution of precisely known concentration or with the concentration that can be precisely determined. ये बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करें. द फर्स्ट वन विच इज द प्रिसाइसली नोन कंसंट्रेशन दैट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड और कंसंट्रेशन दैट कैन बी डिटरमाइंड इट इज द सेकेंडरी स्टैंडर्ड. ठीक है, इस वजह से उन्होंने दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं. The amount of a standard solution required to completely react with all of the sample is used to estimate the purity of the sample. बेसिकली टाइट्रेशन क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जो कि ये असर्टेन करता है कि जो आपके पास गिवन सैंपल है उसमें कितना एनालाइट प्रेजेंट है और अगर उसके अंदर एनालाइट जो है वो 100% या 90 प्लस से प्रेजेंट है तो इट इंडिकेट्स द प्योरिटी ऑफ द सैंपल. राइट? तो ये आपके पास टाइट्रेशन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है या टाइट्रेशन का प्रिंसिपल हम इसको कह सकते हैं. ये आपके पास बुक में यहाँ पे दिया हुआ है. राइट? Next you have some applications कि टाइट्रेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होती है. अच्छा, अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास दो तरह के एनालिटिकल मेथड होते हैं. ठीक है, इससे पहले आपने जो प्रीवियस सेमेस्टर में कोर्स पढ़ा था उसमें आपने इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड मेथड्स पढ़े थे जिसमें डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे थे. यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या एनएमआर या मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. तो बेसिकली वो सब के सब बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड्स थे जिसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. बट इन केस ऑफ टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस व्हिच इज अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ एनालिसिस आपके पास बहुत ही लिमिटेड तरह की स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है. और उसका फायदा क्या है कि आप बहुत लो कॉस्ट पे अपना एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, बट टाइट्रेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं. एडवांटेज उसका क्या है? अगेन सबसे पहला एडवांटेज उसका ये है यू डू नॉट नीड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट और उसकी उसी वजह से ये लो कॉस्ट होता है. और यही सेम इसकी लिमिटेशन भी है कि क्योंकि आपके पास ऑटोमेशन इतनी ज्यादा नहीं है टाइट्रेशन में और आपका जो एनालिस्ट है उसकी कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं. ठीक है, आपने खुद भी देखा होगा कि जब टाइट्रेशन आप लैब में परफॉर्म करते हैं तो एक एनालिस्ट जब परफॉर्म करता है तो कुछ और रिजल्ट आता है, जब वो दूसरा कोई परफॉर्म करता है तो रिजल्ट कुछ और आता है, या सम टाइम सेम पर्सन की भी परफॉर्मेंस में रिजल्ट में वेरिएशन आती है. सो बेसिकली टाइट्रेशन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द एनालिस्ट. सो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन आपके पास क्या आ गई कि
It provides a standard pharmacopoeial method for the assay of unformulated drugs. Most of the time जो आपके पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसको तो आप इजीली इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू उसका एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है. बट समटाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपके पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के मेथड नहीं होते, ठीक है. इन दैट केस यू कैन यूज टाइट्रेशन या एक्सीपिएंट्स के लिए, या एक और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि एक ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर क्रोमोफोर ना हो. वाई क्रोमोफोर इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज क्रोमोफोर की प्रेजेंस अगर होगी तो ही आपकी ड्रग किसी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से एनालाइज हो सकती है. इफ देयर इज नो क्रोमोफोर या क्रोमोफोर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतने अच्छे सिग्नल्स दे रहा हो, इन दैट केस अगेन टाइट्रेशन इज वेरी मच यूजफुल, राइट. सॉरी. नेक्स्ट इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, कि अगर हमें जब हम इंस्ट्रूमेंट में भी रिएजेंट्स यूज कर रहे होते हैं तो समटाइम्स वी आर यूजिंग सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स. तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए वी यूज टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है. उसके अलावा सर्टेन हमारे पास ऑटोमेटिक टाइट्रेशन मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल कार्ल फ्रिशर टाइट्रेशन की इन्होंने इसमें एग्जांपल दी है विच विल कवर लेटर. तो जो ऑटोमेटिक आपके पास टाइट्रेशन मेथड्स हैं, these methods are again very much useful, और ऑटोमेशन की वजह से हमारे पास जिसमें एनालिस्ट एरर था वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सम एडवांटेजेस जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताए हैं, और यही इनकी लिमिटेशंस भी हैं. अब इसको आप रीड करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी लेटर, बट फॉर नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइट्रेशन, जिसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या आ गई कि अगर हमें किसी सब्सटेंस का टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस करना है तो सबसे पहली चीज उसमें क्या होनी चाहिए कि एक तो जो रिएक्शन है उसका रिएजेंट के साथ वो बहुत फास्ट होना चाहिए. अगर ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन स्लो है, कि उसमें मोर देन आवर्स अगर लग रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है. सेकेंडली हमारे पास 4 तरह के टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस होते हैं. द फर्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन, जिसको आप एसिडिमेट्री और अल्कलीमेट्री भी कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन. इन सबको हम डिटेल में अलग अलग टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, बट जनरली स्पीकिंग न्यूट्रलाइजेशन जो है वो आपके पास 2 तरह की होती है, aqueous titrations and non-aqueous titrations. In this syllabus you do not have to study in detail aqueous titrations. हम बात करेंगे डिटेल में नॉन एक्वस टाइट्रेशंस की इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, आपके रिएजेंट और एनालाइट में से कोई एक एसिड होगा और एक आपका बेस होगा, ठीक है. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि रिएजेंट और एनालाइट आपस में रिएक्ट करके कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं which is basically different in color from the original reagent, तो उसकी वजह से आपको वो एंड पॉइंट मिल जाता है, ठीक है. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ के आपके पास क्या हो रहा होगा, प्रेसिपिटेट्स बन रहे होंगे एट एंड पॉइंट्स. और ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन इज वेरी मच सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि जिस तरह से न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, और वो काफी हद तक सिमिलर होता है. हम इसको कंपेयर करेंगे जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला. मैं इसको आपको और डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे एक दूसरे से सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है चीजें? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज लेक्चर? नो मैम. ओके. आई प्रेफर कि आप इसको जो यहाँ पे आपके पास ओके, पेज 56 से लेकर आपके पास 58 तक, ठीक है. ये 2 पेजेस हैं, इसको आपने रीड करके नेक्स्ट लेक्चर को ज्वाइन करना है.
ताकि हम उसको डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए नॉन एक्वस टाइट्रेशंस का। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am.